दोस्तों पीपल फॉर इंडिया चैनल पर एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और इस बार नए व्लॉग में हम आपको लेकर के चल रहे हैं गांव शमशेर और दिखाएंगे एक जो है खूबसूरत मंदिर और बताएंगे उसके बारे में विस्तार से दोस्तों। और उसकी एक अलग ही कहानी है और अलग ही एक पहचान है दोस्तों। तो चलिए हमारे साथ, आप देख रहे हैं पीपल फॉर इंडिया चैनल और हम आपको लेकर के चल रहे हैं गाँव शमशेर दोस्तों। उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ मंडल के ज़िला गाज़ियाबाद के में मुरादनगर टीला मोड़ पाइपलाइन मार्ग पर बसा है गांव शमशेर दोस्तों। और हिंडन नदी का किनारा पड़ता है दोस्तों, हिंडन नदी के किनारे बसा है गांव शमशेर दोस्तों। उसी में हम पहुंच रहे हैं और आप देख रहे हैं पीपल फॉर इंडिया चैनल। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। खासकर जो नए साथी हैं उनसे हमारी गुजारिश है, हमारा आग्रह है कि वो जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आने वाले समय में उनको हमारी तमाम वीडियोज़ और ब्लॉग्स जो है समय से मिल पाएँ दोस्तों। तो हम पहुँच चुके हैं शमशेर, दाहिनी तरफ मुड़ेंगे दोस्तों। तो चलिए हमारे साथ चलते हैं शमशेर। ये देखिए बोर्ड लगा है, तो हम चल रहे हैं गांव शमशेर और लगभग 400 मीटर चलने पर बाएं हाथ पर जो है मंदिर पड़ेगा, जिसमें हम आपको लेकर के चल रहे हैं दोस्तों। गांव शमशेर एक ऐतिहासिक गांव है और लगभग अगर माना जाए तो 2000 बरस के करीब इसका इतिहास पुराना है दोस्तों। एक ऐतिहासिक धरोहर समेटे हुए पुराना और बड़ा गांव दोस्तों। बहुत ही प्यार प्रीत से रहते हैं यहाँ पर लोग। तो मंदिर में चलते हैं, ये मंदिर आ चुका है दोस्तों। थोड़ा हम आगे निकल गए थे, वापस मुड़ कर आए। ये देखिए सामने मंदिर प्रांगण में हम आपको लेकर के आ चुके हैं। सामने मंदिर है दोस्तों और जो है मंदिर का जो स्वरूप है वो जो है उत्तर भारत के तरह नहीं है, बल्कि दक्षिण भारतीय शैली पर आधारित है दोस्तों। तो हम मुख्य प्रवेश द्वार की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। आप देख रहे हैं पीपल फॉर इंडिया चैनल। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं फिर आपसे गुजारिश करता हूं, खासकर जो नए साथी हैं वो उनसे विशेष आग्रह अनुरोध, उनसे गुजारिश कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाले नए व्लॉग उनको समय से मिल सकें दोस्तों। तो मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार की तरफ बढ़ते हैं और ये देखिए ऊपर जो ये आकृति आप देख रहे हैं दोस्तों, जापान और चाइना में क्रोधी देवता के नाम से मिलती जुलती आकृति है दोस्तों। बहरहाल वो एक अलग विषय, उस पर आखिर में बात करेंगे। और मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। भव्य मंदिर आप देख सकते हैं, पुराना मंदिर दोस्तों। और इस मंदिर में आने का जो उद्देश्य है वो ये है कि एक तो पुराना और कर्नाटक शैली पर आधारित मंदिर है, आप उसके दर्शन कर लें, देख लें कि यहाँ आपके आसपास या आपके गांव देहात में एक इतना पुराना मंदिर मौजूद है, जिसकी अपनी एक अलग कहानी कथा है, किदवंती है दोस्तों। और दूसरे कि उसके विषय में आप एक दूसरे एंगल से भी जान पाएँ या अपने ज्ञान को आगे अगर आप चाहते हैं तो बढ़ा पाएँ, उस दिशा में भी आप काम करें या काम करना अगर चाहते हैं तो उस दिशा में भी सोच बनाकर आगे बढ़ें, ये उद्देश्य है दोस्तों। तो ये देखिए, ये जो दो आकृति आपने देखी, एक जो है नाग के आकृति, ये देखिए, और एक जो है दूसरी आकृति तो नाग की, और ये देखिए तीसरी आकृति। तो मैं बता दूं आपको कि उस एंगल से भी आप सोच सकते हैं कि जो नाग की आकृति है तो नागवंशी जो राजा, बौद्ध राजा हुआ करते थे, वो प्रत्येक मंदिर में नाग की इस तरीके से एक प्रतिमूर्ति जरूर हुआ करती थी। और ये देखिए जो बौद्ध स्तूप होते थे उनको एक सिंबॉलिक, एक उनके प्रतीकात्मक स्वरूप को भी जरूर बनाया जाता था दोस्तों। तो उस हिसाब से भी सोचा जा सकता है, रिसर्च का एक वो पॉइंट भी बनता है दोस्तों। हालांकि हम ये दावा नहीं कर रहे हैं, हम इसको प्रमाणित नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है, इस दिशा में भी काम अगर होता है तो हो सकता है कुछ चीज़ें निकल कर सामने आएँ दोस्तों। तो इस मूर्ति को आप देखिएगा। इससे पहले जो पंडित जी हैं उनसे हम आपकी यहाँ पर बात कराते हैं, जो यहाँ पर पुजारी हैं, और वो बताएंगे इस मंदिर के विषय में कि कर्नाटक के रहने वाले एक व्यक्ति जो थे उनके द्वारा इस मंदिर को बनाया गया। कुल देवी है। अच्छा, ये अभी नहीं है। अच्छा, इनकी कुल देवी के रूप में है। तो इनका इच्छा था, इनके पूर्वजों का इच्छा था महाराज जी के कि कहीं कुल देवी का मंदिर बनाया जाए, तो नहीं बन पाया था। तो ये उधर पढ़ करके फिर इधर नौकरी करने लगे दिल्ली में। तो संस्कृत के भी पढ़ाई किए थे और जनरल वगैरह भी, शास्त्री वगैरह किए थे उन्होंने। तो इधर दिल्ली में उनकी सर्विस लगी। आज से 40-45 साल पहले ये प्रगति मैदान
बैठा रहे थे, मतलब उसमें बगीचा लगाना ये हो रहा था काम। तो उनका नित्य आराधना करना उनका, और श्री यंत्र का उपासक हैं, और श्री माधव गौड़ीय संप्रदाय से दीक्षित हैं। तो उनका इच्छा था कि बनाने का, तो वो इधर आए। फिर ये जब रोज श्री यंत्र का उपासना करके माता जी का भावातीत अवस्था में, मेडिटेशन अवस्था में, जब भावातीत अवस्था में पहुँचे तो माता जी की आज्ञा हुई कि तुम्हारे पूर्वजों का मंदिर बनाने की इच्छा था, उस काम को तुम करो। और इन्होंने कहा कि वैसे मैं कहाँ करूँ, कैसे करूँ, मैं एक सर्वसाधारण व्यक्ति, मंदिर बनाना तो बहुत बड़ी बात है माँ, कैसे कर सकता हूँ, मेरी आज्ञा है तुम करो। तो फिर जगह बताए, बोले ऐसे नदी का किनारा होगा और नागिन अंडा देने की बैठी होगी, और उसको सांप मोर पंख फैला करके उसको छांव कर रहा होगा, जबकि दोनों में इतना बैरी है, एकदम एक दूसरे के कट्टर बैरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे जगह जहाँ दिखाई दे नदी का किनारा, उसी जगह में तुम मेरा मंदिर बनाना, वहीं में ही रह जाऊंगी। तो ऐसा कुछ तब उन्होंने यहाँ पे मंदिर बनाया, और तब से ये मंदिर यहाँ पर बना हुआ। तो वो दक्षिण भारत के रहने वाले थे, कर्नाटक के। आज भी मतलब दक्षिण साउथ कल्चर से पूजा वगैरह होता है। ये कपड़े कोई भी अंदर पहनने का कपड़ा अलग ही है, पूजा में जब अंदर जाते हैं। अच्छा, किसी को भी अंदर एंट्री तो नहीं है। आज भी जो ये शमशेर गांव में जो ये मंदिर बना हुआ है, आज भी इस गांव में जो पूजा जो जिस विधि विधान से होती है, तो वो साउथ इंडियन वही कर्नाटकी विधि विधान से ही होती है। अच्छा, से ही होती है जी जी। इसीलिए वो ये कपड़ा नहीं पहनते। तो यहाँ माता कामेश्वरी की मूर्ति है। हाँ, ये मंदिर तो ये मूर्ति लगभग कितने पुरानी होगी माता की? माता की मूर्ति जब स्थापना की गई, उससे पहले ऐसे जगह में समुद्र से शालिग्राम शिला, काला पत्थर ऐसे जगह में से लाया गया कि जहाँ ऐसा आदमी का पहुँच ना हो। समुद्र के बीच में से जो टापू होती हैं, छोटे छोटे पहाड़ से होते हैं, तो ऐसे जगह में से पत्थर काट करके लाया गया, और उस पत्थर को बनाने के लिए मिस्त्री को छोड़ा गया ऐसे बंद कमरे में कि वो कपड़े सहित नहाएगा। अच्छा, शर्ट पहने जो भी पहना है उसने, उसी में नहाएगा, और उसके बाद रूम में प्रवेश करेगा। अच्छा। जब तक कपड़े नहीं सूखते हैं, जब तक मूर्ति का काम करेगा। अच्छा। जैसे कपड़े सूख गए, वो उस दिन आ जाएगा बाहर, फिर दोबारा उस दिन का काम वो नहीं करेगा। इस तरह से बना करके मूर्ति जब तैयार हुई, तो 9 महीना तक पीछे तालाब है, यहाँ से जाने पीछे तालाब है, उस तालाब में 9 महीना तक रखा गया। फिर जब स्थापना की गई, तो विधिवत उनके चांदी के हथौड़े से, सोने के क्या बोलते हैं वो, छैनी, सोने की छैनी से उनके आंख वगैरह बनाए गए। क्योंकि आज भी नियम है कि जब मूर्ति प्रतिष्ठित करते हैं, तो आंख वगैरह तो खुले हुए होते हैं, लेकिन आंख को पट्टी बांधा रहता है। जब प्रतिष्ठित करते हैं तो सोने के सलाखे से या सोने की कील से, सोने का वो नहीं है तो सोने की अंगूठी वगैरह से उनका ये काजल लगाया जाता है आज भी। अच्छा, तो किधर है मूर्ति, कहाँ से देख सकते हैं मूर्ति को? मूर्ति का दिखाइए। मूर्ति ये है सामने। जी। ये है मूर्ति। ये रोज अलग अलग श्रृंगार होता है। रोज साड़ी चुनरी जो लेडीज लोग पहनते हैं साड़ी, उसी साड़ी को ही बांध करके ऐसे मतलब पहनाया जाता है उनको रोज अलग अलग। ये 11 बजे के अलंकार आरती में पहनाया जाता है। फिर सुबह उषा काल पूजा में 4 बजे इस अलंकार को उतार दिया जाता है। फिर दूसरी साड़ी, दूसरी चुनरी दूसरे दिन पहनाया जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग और आर्कियोलॉजिकल यानी कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हिंडन नदी के किनारे बसे हुए गांवों के आसपास या उन गांवों में कभी सिविलाइजेशन जो है, सभ्यताएं डेवलप हुई थी, और बहुत पुराना इतिहास है इस क्षेत्र का दोस्तों। और हो सकता है कि कभी बौद्ध विरासत यहाँ रही हो, क्योंकि मंदिर जिन्होंने बनाया उनको जो है माधव गौड़ संप्रदाय से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है दोस्तों। लेकिन माधव गौड़ संप्रदाय के जो व्यक्ति होते हैं वो बेसिकली आधारभूत रूप से ज़्यादातर जो है कृष्ण भक्त होते हैं, और मंदिर में कृष्ण भक्ति के कोई सबूत नहीं मिलते हैं।
बहरहाल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि गांव बहुत पुराना है, गांव का इतिहास बहुत पुराना है, पौराणिक और ऐतिहासिक गांव है दोस्तों। और जो है इसका इतिहास जो है सचमुच जो रहा है ओरिजिनल वो सामने आना चाहिए। और अगर रिसर्च हो जाए तो वो सामने आ सकता है। और तो मंदिर में मौजूद आदरणीय पुजारी महोदय की आपने बात सुनी और उनके अनुसार कर्नाटक के रहने वाले एक व्यक्ति थे जो जिनकी बाद में जो है दिल्ली में नौकरी लग गई और उनको सपने में दिखाई दिया कि जहाँ मोर हो और जहाँ सांप हो वहाँ जा कर के आप ऐसा देखिएगा तो वहाँ मंदिर बनाइएगा। और जहाँ माता कामेश्वरी की जो है बाद में मूर्ति स्थापित हुई, जिसको 9 महीने तालाब में रखा गया दोस्तों। लेकिन माता कामेश्वरी का जो जुड़ाव है वो आसाम से है दोस्तों। और जैसे कि मंदिर का नाम रखा गया है मनोकामना पीठ, तो मनोकामना मंदिर नेपाल में है दोस्तों। और जो व्यक्ति थे उन्होंने जो है जो मंदिर बनाया वो कर्नाटक के रहने वाले थे। तो कई चीज़ें आपस में समाहित हो जाती हैं, कुछ समझ में नहीं आती बात। और 9 महीने मंदिर को मूर्ति को बनाने के बाद तालाब में रखने की जो बात है वो भी गले नहीं उतरती दोस्तों। तो हालांकि हम किसी की आस्था पर सवाल नहीं उठाते, जो भी जिस रूप में जिस स्वरूप में जिसको पूज रहा है मान रहा है हम उसका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन एक रिसर्च का विषय भी बनता है दोस्तों के पास में तालाब है, अभी 15 बाई 15 फीट का तालाब दिखता है, लेकिन 15 बाई 15 फीट के कभी तालाब 15 फुट गहरे नहीं होते। और कभी ये ओरिजिनल स्वरूप में नेचुरली जब रहा होगा तो बड़ा तालाब रहा होगा। और मूर्ति इसमें 9 महीने रखने के बजाय हो सकता है कि मूर्ति मिली ही इसमें हो और वो एक बौद्ध विरासत से जुड़ी हुई बुद्ध की मूर्ति हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि गांव का इतिहास 2000 साल पुराना है दोस्तों। बौद्ध विरासत का हिस्सा भी हो सकती है मूर्ति और बुद्ध की मूर्ति भी हो सकती है। ये भी एक रिसर्च का बिंदु बनता है। और अगर इस पर रिसर्च हो जाए तो हो सकता है कि इस क्षेत्र का, इस गांव का जो ओरिजिनल पौराणिक इतिहास है वो नए स्वरूप में सामने आए दोस्तों। क्योंकि जैसे मंदिर से जुड़ी हुई कथा कहानी किंवदंती में मोर और सांप का जिक्र है, तो बौद्ध धर्म में जो है नागवंशी राजाओं के कारण, बौद्धिस्ट राजा होने के कारण जो है नागों का विशेष महत्व था। और चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक जो थे उनसे जो है मोर का जुड़ाव रहा है, सभी जानते हैं दोस्तों। तो दोनों ही चीज़ें जुड़ी हैं मंदिर से। और एक दृश्य में जो है प्रतीत होती है बुद्ध की मूर्ति जो मूर्ति है दोस्तों। बहरहाल ये एक रिसर्च का विषय, हम इस पर सवाल नहीं उठाते और ना ही अपनी बात को प्रमाणित करते हैं दोस्तों। लेकिन अगर रिसर्च होती है तो क्षेत्र का एक नया जो इतिहास है, जो पुराना दबा हुआ इतिहास है, संभवतः वो सामने निकल कर आ जाए। क्योंकि ऐसा बताते हैं कहीं यहाँ खेड़ा पलट हुआ है और खेड़ा कभी नहीं पलटता दोस्तों। दरअसल खेड़ा पहले जो है छोटे गाँवों को और छोटी बसापतों को कहते थे, हो सकता है। और जब उनको नष्ट किया जाता था तो वही खेड़ा पलट होता था दोस्तों। तो हो सकता है कि कभी किसी ज़माने में बौद्ध विरासत को नष्ट किया गया हो और ये बुद्ध की मूर्ति हो दोस्तों। बहरहाल जो भी है मनोकामना सिद्ध पीठ के नाम से अभी पूजा जा रहा है और हम भी उसका सम्मान करते हैं। अपनी अपनी आस्था है दोस्तों, हम उस पर सवाल नहीं उठाते। लेकिन एक रिसर्च का विषय बनता है और रिसर्च हो जाए तो नया इतिहास सामने आ भी सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि हिंडन नदी के किनारे पर बसा यह गांव बहुत पुराना है और एक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर और एक विरासत को समेटे हुए गांव है। क्योंकि ये भी सुनने में आया है कि इस गांव में एक पत्थर भी मिला था और उस पर जो उकेरी हुई लिपि थी उसको कोई पढ़ नहीं पाया था। और बाद में राजस्थान से आए हुए एक व्यक्ति ने उस लिपि को पढ़ लिया और बाद में वो पत्थर हरियाणा चला गया। तो संस्कृत या हिंदी दोनों ही लिपि कोई ना पढ़ पाया आसपास, ऐसा संभव नहीं है। हो सकता है कि वो पाली भाषा की लिपि रही हो और पाली भाषा का संबंध ही बौद्ध धर्म से है, इसीलिए कोई उसको ना पढ़ पाया हो। तो बहुत से सवाल उठते हैं दोस्तों। बहरहाल एक रिसर्च का विषय, हम जो है उसमें उसको प्रमाणित नहीं करते और हम चाहते हैं कि एक ओरिजिनल और जो है एक नेचुरल जो इतिहास है वो सबके सामने आए। और आप देख रहे थे पीपल फॉर इंडिया चैनल, फिर मिलेंगे दोस्तों।